गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग की ओर से जो विभिन्न व्याख्यान शुरू किए गए हैं उनमें आज हम चर्चा करते हैं खान या खनिज शास्त्र की। खनिज शास्त्र जो भारत से लुप्त हो गया है, हम लोगों ने ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिस पर किसी शास्त्र का प्रणयन नहीं किया हो। धातु विज्ञानियों ने धातु चूंकि सबसे महत्व का है, और धातु किसको नहीं चाहिए। धातु सिक्कों में चाहिए, धातु गहनों में चाहिए, धातु शरीर पर, और धातु हमारे स्टेटस सिंबल के लिए चाहिए। धातु है तो हम दौलतवान हैं, संपदावान हैं, हम वैभव के अधिपति हैं, और धातु नहीं है तो इसीलिए हमारे शरीर में भी ये तीनों ही वात पित्त और कफ, इनको धातु कहा। लेकिन हम आज बात करेंगे धातु यानी जो हमारे वैभव को धारण करता है। ये स्टेटस सिंबल है। ध्री, संस्कृत में जो ध्री धातु है, धारण करने वाला। ये सबसे बड़ी बात है कि भारत के पास धातु शास्त्र की चर्चा है, विमर्श है, वो हमें चाणक्य से मिलता है, और उसके बाद कामंदक की चर्चा, बृहस्पति की चर्चा, लेकिन वराहमिहिर इसकी चर्चा नहीं करते। इसके बाद मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में स्वर्ण आदि धातुओं के उत्पत्ति के प्रसंग हमें मिलते हैं। तब वो एक धार्मिक ढंग से कैसे सोना पैदा हुआ, इसकी बात। लेकिन वायु पुराण जो जम्बूद्वीप की बात करते हैं, वायु पुराण का संपादक, परंपरा तो पुरानी है, लेकिन वो जम्बूद्वीप की बात करते हैं। और यहाँ नदियों में मिलने वाले सोने से, क्योंकि यहाँ की नदियां स्वर्ण सिक्ता, ऐसी नदी जिसमें सोने की रेत हो, चमकीली रेत हो, और ऐसी नदी पर जब बांधने का प्रयास जूनागढ़ के पास, क्या जूनागढ़ के पहाड़, उनमें सोना मिलता है? क्या वो नदी ऐसे सोने के कण को बहा के ले जाती है? क्यों वहीं पर हम लोगों ने विक्रम और ईस्वी दोनों ही सन से पहले बांध का निर्माण किया और उसको नाम दिया सुदर्शन झील। एक ऐसी झील जो बहुत सुंदर दिखाई देती हो। यदि हम गहनों से सुदर्शन और सुदर्शना है तो कहीं नामकरण का आधार वह रहा हो। खैर, हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि हम लोगों ने जो धातु है उसके लिए दो प्रकार के शास्त्र, बल्कि जो नागार्जुन का शास्त्र था, जो रसायनज्ञ हैं, जो रसायनविद हैं, उनके बहुत सारे प्रसंग हम लोगों को अलग अलग प्रबंधों में, प्रबंध चिंतामणि से लेके उसमें भी नागार्जुन प्रबंध आया, तो कई जगह हम लोगों को मिल जाते प्रबंध कोश में या प्रबंध सार में। तो हमें अलग अलग जगह ये सब प्रबंध मिल जाते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि हम लोगों के पास धातु विद्या और धातु विद्या का एक बड़ा संदर्भ हमें सोमेश्वर देते हैं। सोमेश्वर जिनका मृत्युंजयी ग्रंथ है, कालजयी ग्रंथ है, चतुर्वर्ग चिंतामणि या मानसोल्लास।
और मानसोल्लास में वो न केवल धातु शास्त्र की चर्चा करते हैं, अपितु वे खनन शास्त्र की भी चर्चा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसकी ओर हमारा अभी ध्यान नहीं गया है। खनन शास्त्र, वो आकरा अध्यक्ष की चर्चा चाणक्य करते हैं, जो खानों का अध्यक्ष है, खानों का अधिपति है, उसकी चर्चा वो करते हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करते हैं कि उसका एक शास्त्र है। चाणक्य चर्चा करते हैं वो रूप सूत्र की, कि धातुओं को कैसे पहचाना जा सकता है। और रूप सूत्र का बाद में रूढ़ अर्थ हो गया था, जो लोग सिक्कों को पहचान सकते हो, सिक्कों को बनाने में किस प्रकार की चाशनी काम में ली गई हो, कौन कौन सा धातु मिलाया गया हो, चाशनी। आज भी हम यदि जलेबी बनाते हैं या कोई भी मिठाई बनाते हैं तो उसके लिए जो चीनी की चाशनी बनाते हैं, गुड़ की चाशनी बनाते हैं, चाशनी एक तार वाली है, दो तार वाली है, चाशनी। चाशनी शब्द हम लोगों को ठक कर फेरू देते हैं, वो प्राकृत में चाशनी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए चाशनी किन किन प्रकार से बन के हम लोगों को सिक्के मिलते हैं, किस राजा के सिक्के कितने प्रतिशत, कितने टकसाली हैं, ये क्या वजह है कि हम लोगों को सिंधु घाटी में जो स्वर्ण मिला है, सोने के प्रमाण मिले हैं, वो 24 कैरेट हैं। हमें ये चौंकाता है, ये पक्ष चौंकाता है कि आखिर वो उनके पास शुद्ध सोना कहां से था, 24 कैरेट वाला। तो ये जो परंपरा है, ये हमें कोई बाहर से नहीं आई है, हम लोगों ने दी है दुनिया को 24 कैरेट सोने की, शुद्ध सोने की, सुवर्ण। इसीलिए हमने उसको सुवर्ण कहा है। इतना तपा तपा के कनक मिव, सोने की तरह। कहाँ है वो कनक, सोने की तरह। सोना मिक्स वाला भी वो एक अलग पक्ष है जिस पर अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो एक पक्ष, तो आप देखिए धातु शास्त्र जिसके हम लोगों को जानकारी, केवल येन केन प्रकारेण हमें सूत्र मिल जाता है। कहीं सप्त धातु का उल्लेख आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है, कहीं पंच धातु का उल्लेख मिल जाता है, कहीं अष्ट धातु, जिस देश में मूर्तियां अष्ट धातु की बनती हो। कौन से अष्ट धातु? सोना है, चांदी है, रांगा है, यशद है, जस्ता। संसार में सबसे पहले और जिसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, मैं उस जावर खान के पास बैठ के आपसे चर्चा कर रहा हूं। जावर की खान 8वीं शताब्दी में बसरा का व्यापारी इस बात पर गौर करता है और गर्व करता है और ईर्ष्या भी करता है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो ईर्ष्या इसलिए करता है कि वो कहता है कि इस जावर के लोग, यानी मेवाड़ के लोग, जिला उदयपुर, यहाँ के लोग इतने चतुर हैं कि वो चांदी का व्यापार भी सोने के साथ करते हैं। यानी उसको ये चिढ़ है। प्लिनी कहता है कि सोना कहीं भी हो, भारत चला जाए हम लोगों के पास। लेकिन बाबर इस बात पर आश्चर्य करता है कि भारत के लोग खजाना नहीं बताते। यदि उनको पूछा जाए माल कहाँ रखा है तो भी नहीं बताते। यदि एक राजा मरता है तो दूसरे राजा को अपना खजाना खड़ा करना होता है, वो पुराने राजा के खजाने पर हाथ नहीं लगा सकते। वहां का जो सामंत हैं, राजपुरोहित हैं, या बल्कि राजमंडल है, द्वादश राजमंडल जिसकी चर्चा हम लोगों को सब तरफ मिलती है, विष्णु धर्मोत्तर से लेके आगे तक, तो वो उनको हाथ नहीं लगाने देते हैं। वो अनुमति नहीं है उनको पुराने खजाने को हाथ लगाने की। भारत में ऐसी परंपरा है। तो यही कारण है कि हम लोगों ने कभी रत्न शास्त्र पर तो चर्चा की,
लेकिन धातु शास्त्र पर कोई बताता ही नहीं। क्षेमेंद्र 10th सेंचुरी और उनका कला विलास जिन लोगों ने पढ़ा है, क्षेमेंद्र इस बात पर कई बार चर्चा करता है, बल्कि कुढ़ता है, एक कवि है, अभावग्रस्त है, और जो भी धनपति है उनको आड़े हाथों लेता है कि वो धनपति होने के लिए जो निकष रखते हैं, कसौटी, निकष, भारत ने सबसे पहले निकष का प्रयोग किया। जो निकष रखते हैं वो सोने को परख कर लेते हैं, लेकिन इस सोने की आड़ में वो कितने प्रकार की चालबाजियां करते हैं। क्षेमेंद्र ने कितने प्रकार की चालबाजियों का उल्लेख किया है, कभी आप देखिए। जब वो तुला का प्रयोग करते हैं तोलने के लिए, बैलेंस, तुला का प्रयोग, और तुला कितने प्रकार की होती है, और तुले में हम लोग कैसे डंडी मार सकते हैं, कैसे, ये प्रयोग सबसे ही हुआ। धातु के लिए हम लोगों ने तुला का प्रयोग किया, कितने प्रकार के हम लोगों ने बाट का प्रयोग किया, वेट, तो वो रत्ती से शुरू किया, रत्ती यानी चिरमी, रत्ती से शुरू किया, कितने चिरमी के बराबर, और आगे आगे पहुंचते हम लोग। वर्तमान में हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर आ गए हैं, लेकिन भारत के पास सिंधु घाटी से लेकर मित्र कभी कानमेर जो उत्खनन स्थल है उसकी रिपोर्ट देखें, जहां पर कभी मोती, छोटे छोटे से चीना मोती लाखों की संख्या में जो निकले, करोड़ों की संख्या में, उनको गिन नहीं सकते, वो तो तोल पे हैं, मटकों में भरे हुए मिले हैं हम लोगों को, जो कभी एक्सपोर्ट होते थे, जिनको तोलने के लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के बाट का प्रयोग किया। कांच के मोती, अलग अलग रंगों वाले मोती, और इतने बारीक मोती कि आप अंगुली के उस पर ले नहीं सकते हैं, और उसके बीच में भी छेद। इस पर कभी अपन आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन ये बड़ी बात कि हम लोगों ने धातु के लिए वेट का प्रयोग, तोल का प्रयोग, और उनके ऊपर मोहर का प्रयोग, कई प्रकार के प्रयोग हम लोगों ने धातु के किए। लेकिन धातु के शास्त्र, सोमेश्वर हमें इस बात की चर्चा और इस बात पर जोर देके कहते हैं, भारत के पास दो प्रकार के शास्त्र, हालांकि वो नागार्जुन का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन खनन शास्त्र और खनन, जहां पर धातु मिल सकता है उन खानों को कैसे खोदा जाए। आज ज्योग्राफी, ये जूलॉजी विभाग या ज्योग्राफी वाले बच्चे कई बार खानों का पता लगाने के लिए, या जो जो कंपनियां धातु उत्पादन में और ये इसमें लगी रहती हैं, वो कई बार अपने सर्वेयर को भेज के पता लगाते हैं। लेकिन परंपरा भारत के पास बड़ी पुरानी। अबुल फजल एक ज्ञान की पोथी की चर्चा करते हैं, आईने अकबरी में, और तब वो अनेक प्रकार के धातुओं की एक सूची हमें देते हैं, और वो कहते हैं कि मैं, ये जो यशद है, जस्ता, जिसको हम जिंक कहते हैं, यशद, जो यश देने वाला है, तांबे को और यशद का प्रयोग हो, पीतल बन जाता है। पीतल को भी हमने एक धातु के रूप में अलग से माना है, कांसा माना है, जिनसे हमारे सभ्यताओं और संस्कृति के कालक्रम का निर्धारण होता है। तो मुझे लगता है ये जो धातु है उनके बारे में जो शास्त्र कहाँ चला गया, धातु शास्त्र। आयुर्वेद में नागार्जुन की कई बार चर्चा आती है, लेकिन वो सिर्फ उसकी औषध के प्रयोग के रूप में चर्चा करके थम जाते हैं, और सब सुनी सुनाई बातों की, अनुश्रुतियों की चर्चा करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सुश्रुत में उनका उल्लेख नहीं मिलता। बाद के हैं, हम लोग केवल इन विवादों में उलझ जाते हैं कि वो बौद्ध थे या अरे भारतीय थे। इन बातों पे हमें चर्चा ही नहीं करनी, चर्चा करनी कि वो धातु कैसे बनाते थे, और संकट काल में किस प्रकार से कृत्रिम धातु का निर्माण किया जा सकता था। सोमेश्वर हमें
इस बात की प्रेरणा देते हैं। सिक्के कैसे बने, कितने प्रकार के धातु और उन धातुओं की प्राप्ति, उनके लिए खानों के लक्षण, ऐसी कौन सी खाने हैं, ऐसी कौन सी चट्टानों में पाई जाने वाली, भूमि में पाई जाने वाली, कहां से हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं, वहां कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं। गोधा, एक जगह जब वो गोधा का प्रयोग करते हैं, तो मैं जब इनका अर्थ कर रहा था रात में, तो मुझे भी डर सा लग गया। और गोधा खूब देखी, जिसको महाराष्ट्र में हम ओरपड़ कहते हैं, वो वहां पाई जाती है, उनमें वो निवास करती है। इसी कारण से गोधा को कई बार लक्ष्मी भी कह दिया जाता है, धातु की देवी। महिलाएं जानती है, मैं तो खदानों की खोज का श्रेय भी महिलाओं को देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से खेती बाड़ी की, यानी कृषि की खोज महिलाओं ने की, नक्षत्रों पर आधारित खेती की खोज महिलाओं की देन है, वैसे ही खनन और खनिज, इनकी खोज का श्रेय महिलाओं को है। आज भी हम लोग राजस्थान में हैं और मालवा के बॉर्डर पर, वहां दिवाली से पहले आने वाला जो धनतेरस है, त्रयोदशी, जिसको हम धनवंतरी त्रयोदशी भी कह देते हैं, वास्तव में वो धन का तेरस है। उस दिन महिलाएं अपने घर से निकलती है मुंह अंधेरे, और वो अपने घर से बाहर, गांव से बाहर समूह में जाती है, और वो कोई न कोई जो खान काम कर रही है, उस खान में से खोद के उसकी पूजा करती है। पहले तो दिया जलाती है, धूप दीप करती है, कंकु मोली चढ़ाती है, तिलक खान के, और वो वहां का जो जो भी रंगीन मिट्टी है, जिसको हम लोग यहाँ पीली कहते हैं, पीली, जिस जो आंगन लीपने में काम आती है, सबसे पहले तो उसको ला के वो घर में, घर के बाहर भी स्वस्तिक बनाएंगे, अंदर लाके पूजा के स्थल पर रखती है, और कहती हैं कि मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहे। ये जो पुरानी परंपरा है, ये उस काल की स्मृतियां हैं, उस काल की स्मृतियां हैं जब खनन का काम शुरू होता था। आप देखिए, ये वही दिन है, क्योंकि शास्त्रों में जो मुहूर्त हैं खनन के, खान के जो मुहूर्त हैं, टकसाल के जो मुहूर्त हैं, धातु के प्रयोग के, धातु गढ़वाने के जो मुहूर्त हैं, वो इन्हीं दिनों के हैं, कार्तिक, जब खानों में काम शुरू होता था। बाकी तो पानी भर जाता था, वर्षा काल में पानी भर जाता था, पानी को तोड़ के फिर उनका धातु के लिए प्रयोग। खासतौर से महिलाओं का तो आकर्षण गेरिक के प्रति रहता है, हिरमिच, गेरिक, कितने प्रसंग कालिदास ने गेरिक के पहाड़ों के दिए, बड़े सुंदर लगते हैं। लेकिन हम चर्चा उन रत्नों की कर रहे हैं, उन धातुओं की कर रहे हैं। रत्न मुझे इसलिए याद आ जाते हैं कि ये भी एक अलग विषय है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो जहाँ सोने की खान, सोना हम लोगों ने खानों से नहीं, लेकिन ये एक बड़ा प्रसंग है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जो भूखिया स्थान है, भूखिया घाटोल के पास, वहां एक खान बहुत पुरानी मिली है, ईसा पूर्व की, वहां उत्खनन होता था। और तब मुझे याद आता है मेगस्थनीज, जो कहता है कि रेप्टिलिया यानी आबू के पहाड़ के पीछे लोग खनन की गतिविधियां करते हैं। पूरे क्षेत्र में आबू के पहाड़, पूरे क्षेत्र, यानी राजस्थान का ये बाजू, जगह जगह खोदी हुई खाने। क्यों हमें हरिवंश इस बात को कहता है, यहाँ के लोग असुर जैसे हैं, खाने खोदते हैं। हरिवंश हमें यह भी कहता है, यहाँ ऐसी कितनी नगरियां हैं जो अलट पलट हो गई, यानी कितनी नगरियां उजड़ गई होगी। हरिवंश पुराण जो महाभारत का खिल है, और जिसका रचना काल हम लोग लगभग 2000 वर्ष मान सकते हैं,
संपादन काल कहता हूं मैं, तो रचना काल नहीं कहता हूं, परंपरा पुरानी है। तब वहां इन सब प्रमाण, ये बकायदा मैगजनी से मेल खाती है और बकायदा भारतीय परंपरा से। तब मुझे लगता है इस पूरे क्षेत्र में जो खनन की गतिविधियां थी, तो खनन शास्त्र कहाँ चला गया, धातु शास्त्र कहाँ चला गया, क्यों हम लोगों ने उसको छुपा दिया। खनन शास्त्र हमारे आचरण में आ गया, क्योंकि तब तक उन शिल्पियों का समुदाय विकसित हो गया था हमारे बीच। स्वर्णकार, ताम्रकार, तांबावत, तांबी, मूंदड़ी, मुंदड़ा, ये जो कांस्यकार, भरावा, जो मूर्तियां बनाते हैं ढाल के, सांचे में ढाल के, क्यों हमें अगस्त, जिनका ग्रंथ है सकलाधिकार, उसमें मूर्तियां ढालने की विधि देते हैं, शूल से, यानी सांचे से। शूल संस्कृत में शूल। और हम लोगों के पास मय जैसा ग्रंथ, मय दीपिका, मय संग्रह, मय शास्त्र, और मय जो विधि देता है, उस विधि से लौह स्तंभ बनाओ, किस प्रकार से वज्र लेप तैयार किया जाए, तोड़ने से भी नहीं टूटे। ऐसे वज्रलेप का जो प्रसंग वरामिहिर उद्धृत करते हैं मय से, तब मुझे लगता है कि ये जो शास्त्र हैं, ये हमारे पास थे, हमने उसको आचरण में ले लिया। हम लोगों को कभी तोप ढालने की विधि नहीं मिलती है, क्योंकि जो लोहार थे, जो तोप ढालना जानते थे, जो सूत्रधार थे, जो तोप बनाना जानते थे, उनके अंगुल पर थे, कितना क्या चाहिए। लोहे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग बौद्ध जातकों में हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। और जो लोहार होते थे, उनमें जो अधिपति होता था, जैतक नाम मिल जाता हम लोगों को, एक तरह से पदवी थी। बार बार मुझे ये वाला प्रसंग याद आता है। ये शास्त्र चूंकि हमारे आचरण में हो गया, तो उसकी महत्ता, और बाद में चूंकि ये राज्याश्रय में था, तो खाने खोदते रहते, और ये भी आचरण में था, किस तरह से धातु हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा धातु हम लोगों को प्रद्रावण विधि से पिघालने से, या हम लोगों को रिटॉर्ट्स, मूषाओं में गर्म करके पिघालने से, ये सब सब चीज विधिवत, इनको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन भारत के पास रूप दर्शक, खनन शास्त्र, खनि शास्त्र और धातु शास्त्र उपलब्ध रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि भारत के पास जिस किसी भी ग्रंथ में धातु से संबंधित विवरण है, वो सब एक साथ इकट्ठा करके इस रत्न शास्त्र को रिप्रोड्यूस कर दिया जाए। हम लोग केवल कहानियों की बातें करते रहे। सिक्कों की हिसाब, ये रुपया किसने चलाया, रूप शब्द कितना पुराना है, रूपा नाम कितना पुराना है। रूप दर्शक यानी सिक्कों की परीक्षा करने वाला का विवरण हम लोगों को वहां मिल जाता है, चाणक्य से लेके बाद तक। मैं हम मित्रों का ध्यान उन शास्त्रों की ओर आकर्षित करता हूं, जहां जहां हम लोगों को धातु शास्त्र और खनन से संबंधित संदर्भ मिल जाते हैं। एक ग्रंथ है जो कुषाण काल का है, अंग विद्या। हमने कभी ध्यान दिया कि महाराष्ट्री जो पुरानी प्राकृत है, उस शैली में लिखा हुआ है। आगे आप देखिए, एक ग्रंथ जो विष्णु धर्मोत्तर है, बृहद संहिता में जो मय के संदर्भ है, मय का ग्रंथ हम लोगों को ढूंढ निकालना चाहिए। मय दीपिका, उससे कुछ श्लोक तो मुझे मिले हैं जो हेमाद्रि ने उद्धृत किए हैं, या फिर रामेर के
टीकाकार उत्पल भट्ट ने उद्धृत किए हैं। धातु कोटनीयम एक ग्रंथ है। ये बहुत बड़ी सूचना है हमारे पास कि कौटिल्य ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया, धातु कोटलीन। और ऐसी मान्यता प्रोफेसर उन्नी ने हमारे बीच रखी है, लेकिन अर्थशास्त्र के आंकड़ाध्यक्ष और कोश प्रवेश अध्यायों में स्वयं द्वारा ऐसे किसी शास्त्र को लिखने की जानकारी नहीं देता। लेकिन सच में तब राजा लोग ये जानते थे, अथवा उनके लिए जानना जरूरी था कि कोई धातु या रत्न कहाँ से आता और कैसे निकाला जाता। ये एक संदर्भ हमारे पास है। सोमेश्वर ने जिनका उल्लेख किया बादामी के शासक 1129 या 27 में, वो ये कहते हैं कि खनिज शास्त्रेषु सर्वेषु लक्षणेन निरूप्यते। खनिज शास्त्र में इस बारे में सारे ही लक्षण निरूपित किए गए हैं या हुए हैं। वो कहते हैं पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग खानों में जंतु विचरण के आधार पर पहचान करना, खानों में मिलने वाले चांदी सोना जैसे धातुओं का विवरण सत्यापित करना, मुक्ता हीरा वैदुर्य जैसे रत्नों के क्षेत्र का वर्णन और उनके रूप भेद को बताना। मुझे लगता है ये सूचनाएं पुष्ट करती है कि हमारे पास इस प्रकार के शास्त्र का चलन था। जो रूप सूत्र हैं वो हम लोग खो चुके हैं, लेकिन धातु द्रव्य परीक्षा जो ठक्कर फेरू का ग्रंथ है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। ठक्कर फेरू का ग्रंथ हम लोगों के पास बहुत छोटा सा है। वो छोटा इसलिए है क्योंकि ये प्रायोगिक विषय था। संस्कृत की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जो भी प्रायोगिक विषय होते हैं उनकी केवल जानकारी, उनका उपयोग कब करना है, कौन से नक्षत्रों में काम करना है, किस तरह से किसी दिन को, किसी तिथि को, किसी वार को, किसी नक्षत्र या किसी लग्न को हम लोगों को चुनना है। छोटी मोटी सी जानकारियां हम लोग लेके रह जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि ये शास्त्र हमारे व्यवहार में रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल विषय है, तो वहां ज्यादा जानकारी देने की जरूरत भी नहीं थी। एक जो रूपसूत्र की बात है वो, उसमें एक शब्द आता है हेरंजक। हेरंजक अर्थशास्त्र का शब्द है, हेरंजक। और वह चित्र विचित्र सिक्के देखकर कह सकता था, क्या कहता था, कोई सिक्का किस गांव का है, ये धातु कहाँ का है, किसी निगम का है या राजधानी का है, और सिक्का किस टकसाल में ढला है। धातु का जो यदि कोई खंड है तो उसके ऊपर मोहर या कौन सा लक्षण है, उनके पास उनके प्रयोग के, उनके पहचान के जैसे कसौटी थी और कौन कौन से साधन थे, उसका मूल्य, और धातु किस रूप का है, सफेद है या दूसरे रंग वाला है। यही नहीं, हेरेंजक ये भी बता सकता था कि सिक्कों वाला गांव नगम किस दिशा, पहाड़ी या शिखर या नदी के तट पर मौजूद है। और ऐसे विषयों की चर्चा अर्थशास्त्र करता है। मुझे लगता है राइस डेविड ने, जो बुद्धिस्ट स्टडी हैं, उनमें भी इस बात का उल्लेख किया है। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे खान में स्थित हुआ रत्न संपूर्ण कामनाओं और फलों को प्राप्ति कराने वाला होता है, उसी प्रकार से ये महिलाएं, कन्याएं, और इस बात को महाभारत का अनुशासन पर्व कभी नहीं भूलता है, जो कहता है आकरस्थम यथा रत्नम सर्व काम फलोपगम तथा कन्या महालक्ष्मी सर्वलोकस्य मंगलम। प्रणाम करता हूं।